Hi everybody, welcome to the class. Welcome to the top 10 क्वेश्चन सीरीज जो मैंने शुरू की हुई है, जिसके अंदर मैं आपको वीकली टॉप 10 क्वेश्चंस कराती हूँ फ्रॉम एवरी यूनिट. तो लास्ट वीक हमने किए थे टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1. और मैं आपको याद दिला दूं, ये जो टॉप क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम. तो अभी बारी है यूनिट नंबर 2 करने की, जो कि है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन. तो हमारी यूनिट नंबर 2, विच इज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन. So here comes your question number 1. Arrange the following commissions according to their year of establishment in ascending order. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए. सबसे पहले इसमें आया नेशनल एजुकेशन कमीशन 64-66 के अंदर. उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983. यहां पे लिख देती हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा. उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. अब हमको ये नहीं पता कि ये कौन सी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं 86 की पॉलिसी. उसके बाद नेशनल कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि आया 2005 के अंदर, और 2007 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फॉर्मल रिपोर्ट दी थी. 2009 में डिसॉल्व हो गया था. और जस्टिस वर्मा कमीशन 2012. तो स्टूडेंट्स यहां पे जब भी डाउट हो, जैसे अपने को नहीं पता कि एनपी कौन सा पूछा गया है, 86 या 68, तो हम सभी के सभी ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पुराने वाला ऑप्शन कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट, नेशनल एजुकेशन कमीशन. तो ये यहां से इनिशिएट होता था. तो इलिमिनेट करके भी आपको पता लग जाता है कि ये 86 की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि 68 की पॉलिसी. सो ये आपने जरूर टेक्निक यूज करनी है while attempting such questions which are in the trend. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है arrange the following steps of budget formulation and its role in implementation of educational programs in correct sequence. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन है, सीक्वेंस में लगाना है बजट को. पहला स्टेटमेंट कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर बजट प्रिपरेशन. Heads of departments instruct subordinate offices and units to prepare budgets. Budget serves as an interim instrument for implementing educational policy. Or legislative appraises the performance of departments before voting on expenditure. तो हिंदी भी देख लीजिए. ठीक है, तो ऑन टू द आंसर. तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? सबसे पहले तो अपने को गाइडलाइन मिलती है ना, गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर ही आप बजट बनाओगे. तो देखिए ए जहां पे होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले हमको गाइडलाइन चाहिए. अब इन्होंने हमको क्लियरली बोल दिया है कि नेक्स्ट होगा कि जो एचओडीज हैं वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को जो है वो गाइड करेंगे. तो ये आसान हो गया. अब डाउट ये है कि तीसरा कौन सा होगा स्टेप. बजट सर्व्स एज इंटरिम इंस्ट्रूमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज, या फिर legislative appraises the performance of departments before voting on expenditure. ठीक है ना. अब यहां पे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि डिपार्टमेंट्स के कितने बजट होने चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए ना, कि किस डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल साइंस वर्सेस सोशल साइंस, साइंस का बजट ज्यादा होगा, सोशल साइंस का कम होगा. ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है. सो सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव है वो अप्रेज करेगी. नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द नेशनल लेवल. तो मेरी जो बुक है उसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर दिया हुआ है, वहीं से ही आई वुड से आपको इसका कंटेंट और भी ज्यादा मिल जाएगा. तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो पहले यहाँ पे हम अप्रेज करते हैं डिपार्टमेंट्स को, किसको कितनी बजट की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद ही चीजें इंप्लीमेंट होती हैं. एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, बजट एस्टिमेट, पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह देखो आप करते हो. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3.
Which commission observed that one of the most useful method of enriching rural life is to locate educational institutions in rural area? हिंदी में देख लीजिए। किस आयोग ने कहा कि ग्रामीण जीवन को समृद्ध बनाने के सबसे उपयोगी तरीकों में से एक ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना है? तो ये बोला था मुदलियार कमीशन ने 1952-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका नाम है मुदलियार कमीशन, और इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अगर हमको एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलें। ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which of the following document does not advocate for inclusive education? इनमें से कौन सी पॉलिसी या कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सा एक्ट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता? राइट टू एजुकेशन के अंदर बात की गई है, बिल्कुल। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है 2016 में, बिल्कुल हाँ। एनईपी 2020 के अंदर बात की गई है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूसिविटी की बात नहीं की गई है। ठीक है, 2006 में जो नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटी के ऊपर आई है, यहाँ पे इंक्लूशन की बात नहीं की गई है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। which of the following does not come under the factors of finance in education? तो अभी देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो अब इनमें से फाइनेंस को क्या नहीं मैटर करता? डेमोग्राफी के अंदर क्या आता है, आपकी लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट में हो या देश के किस प्रांत में हो, सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो देखिए ये फाइनेंस के सेक्टर में आता है। इसके बेस के ऊपर आपकी बजट होती है। इकोनॉमिक अगेन मनी रिलेटेड, रिलीजियस नहीं आएगा ना। पॉलिटिकल फैक्टर्स, भाई पॉलिटिक्स डिसाइड करती है अल्टीमेट, है ना, कितना बजट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, तो ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की ही हम बात कर रहे हैं, बजट की, एंड इट रिक्वायर्स की कोई सिचुएशन, कोई संस्था कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, रिलीजन यहाँ पे नहीं आएगा। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ recommendation of National Knowledge Commission with respect to school education? अब इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सैम पित्रोदा जी। ये मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि ये जो कमीशन है ये बना था 2005 में, और इनकी पहली जो फॉर्मल रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2007 में। तो आप देखोगे कि अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट्स पे भी देखते हो, गूगल पे देखते हो, तो आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जहां पे 2005 लिखा है, आपके सिलेबस में 2007 लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्मल रिपोर्ट 2007 में आई थी, डिसॉल्व हो गया था 2009 में। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो एनकेसी का नहीं है, मतलब इसका एनकेसी का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो देखिए मोर रिजिडिटी, एनकेसी के अंदर ये चीज स्पेशली मेंशन्ड है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो फंड्स डिसबर्स करने होते हैं ना, जैसे स्कॉलरशिप हो गई या कोई इंस्टीट्यूशन है उनको पैसे की जरूरत है, उन्होंने सेमिनार कंडक्ट कराना है या कोई वर्कशॉप करानी है, तो फंडिंग के अंदर इश्यूज आते हैं। तो उस रिजिडिटी को जो है मतलब खोला जाए ताकि संस्थानों को सही टाइम के ऊपर फंडिंग मिल पाए, जिससे कि वो सही जो भी उनके इन सर्विस प्रोग्राम्स है वो करवा पाए, जैसे सेमिनार वर्कशॉप्स हो गए, राइट। सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर द राइट टू एजुकेशन, ये है डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, मोर रिजिडिटी नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिखा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट मैच करनी है कमीशन और उनके सालों के साथ। ऑलराइट, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स है, यशपाल कमेटी, अब हमको नहीं पता कौन से वाली है भैया, हायर एजुकेशन वाली भी हो सकती है, स्कूल एजुकेशन वाली भी हो सकती है। जस्टिस वर्मा कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपका हिंदी में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
जस्टिस वर्मा कमेटी से, क्योंकि उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, जस्टिस वर्मा कमेटी। अब हमको नहीं पता यशपाल कमेटी कौन सी है, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1 है जो 83 में आया है या 99 में आए, 2 आए थे। तो सबसे जो इजी लगता है मुझे वो लगता है जस्टिस वर्मा, जो कि आया था 2012 में। तो भाई मैं तो वो देखूंगी कि सी के साथ देखो 3 कहाँ लगा हुआ है, सी के साथ 3 यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो मेरे लिए ये तो वैसे ही मैटर नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। ये भी हम क्लियर है हमको कि ये 2007 में इन्होंने पहली रिपोर्ट दी है। ठीक है, 99 2009 का तो कोई किस्सा ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं देखूंगी, देखिए डी के साथ 1 कहाँ लगा है, डी के साथ 1, आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसको डी कर लो भाई, पीपीटी बनाते टाइम गड़बड़ हुई है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 2 की बात की गई है, पहले 1983 में आया था, दूसरा 99 में आया था, परफेक्ट है। उसके बाद यशपाल कमेटी यहाँ पे लिखा हुआ है 2009, इसका मतलब हायर एजुकेशन वाली की बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन वाली नहीं, जो कि 1993 में आई थी। 2009 में हायर एजुकेशन, रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, आप देख सकते हैं एनईपी 2020 एज सच आपका जो रिटन सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और एनईपी पे आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरी बुक्स के अंदर इसके ऊपर मॉक और इसका पूरा आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर ट्रू? इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन ट्रू है? आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। देयर विल बी 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, क्या ये हो सकता है? देयर विल बी 1 इंडिपेंडेंट वर्टिकल फॉर एक्रेडिटेशन कॉल्ड NAC. The regulatory regime shall not encourage private philanthropic efforts in education. Within 15 years, all higher education institutions in India will aim to become independent, self-governing institutions. Private higher education will be empowered to set fees, मतलब हाई फीस वो कर दे। हिंदी में देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी होने की वजह से इशू हो सकता है। ठीक है, अब एनईपी तो हमने जबरदस्त पढ़ी हुई है, अब ये ना गड़बड़ है। देयर विल बी 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन विच इज NHERC, नहीं, अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर रेगुलेटरी काउंसिल, जिसके अंदर हायर एजुकेशन ग्रांट्स, जिसके अंदर NAC, जिसके अंदर जनरल एजुकेशन काउंसिल आएगी। तो भाई ये थोड़ा सा कच्चा पक्का टाइप का लग रहा है। अब क्या करूं, मेरे को जो ऑप्शंस है एनी 3 ही चूज करने हैं। देयर विल बी 1 इंडिपेंडेंट वर्टिकल फॉर एक्रेडिटेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो जहां पे बी है वही मेरा आंसर होगा। और बेस्ट चीज क्या है, ये जो डी ऑप्शन है ये हर जगह है, यानी 15 साल के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बन पाए, तो डी तो होगा ही। अब हमको ये देखना है क्या बी सही है या गलत। बी सही है। अब आते हैं हम ई के ऊपर। ई कहता है प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी एम्पावर्ड टू सेट फीस, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप दे दो, फ्रीडम दे दो कि अपनी फीस खुद डिसाइड कर लो, मतलब हाई से हाई भी कर सकते हैं, वो लो से लो भी हाई करेंगे ना। तो ये तो ई तो गलत है ना। जहां पे ई होगा वो गड़बड़ हो गया। तो अब हमारी जो फाइट है वो किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, रेगुलेटरी रिजीम शैल नॉट इनकरेज प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट। फिलैंथ्रोपी क्या होती है, जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट बहुत कंपनीज होती हैं, वो सोशल सर्विस करती हैं, एजुकेशन के पार्ट में कर सकती हैं, हो सकता है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि हम तो इनकरेज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल सर्विस फिलैंथ्रोपिक एक्ट्स कर पाए। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि रेगुलेटरी रेजीम शैल नॉट इनकरेज, इट विल इनकरेज। यहां पे क्या लिखा है कि हम इनकरेज नहीं करेंगे फिलैंथ्रोपी को, तो ये मेरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जहां पे सी लिखा है, अब ऑप्शन कुछ नहीं बचता बट ऑप्शन ए को करेक्ट मार्क करने
का। आई होप सबको समझ में आया है कि डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे HECI आना था, बट क्योंकि जो ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत हैं हम उनको रिमूव करते हैं, तो अपने पास ऑप्शन ए बचता है। ओके, सो whenever you are in doubt, you have to eliminate the weakest options. Now, challenge of education, a policy perspective किसका टाइटल है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1986। एक्चुअली में 1985 के अंदर सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आया था जिसका ये टाइटल था, 86 के अंदर इसका जिक्र हुआ, उसके बाद जो रामामूर्ति कमेटी है उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ था। रामामूर्ति कमेटी बनी थी 1991 में, तो देखो वो तो अपने पास है नहीं, 68 नहीं है, यशपाल कमेटी नहीं है, 20 नहीं, अपने पास ये आंसर आएगा। तो अगेन वी आर गोइंग विद द मोस्ट सूटेबल। 86 के अंदर जो बात हुई है ज्यादा फोकस रामामूर्ति के ऊपर किया गया, लेकिन रामामूर्ति कमेटी भी किसके इर्द गिर्द थी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, अगेन NEP 2020 के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? मल्टीकल्चरल एजुकेशन है ना, थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग है। UDL थोड़ा थोड़ा तो जिक्र किया हुआ है। यूजिंग असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, हाँ भैया जिक्र किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इंक्लूसिविटी। तो ये है फंडामेंटल। यहाँ पे बोला गया है कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश इन द सेंस हमारी एजुकेशन मल्टीकल्चरल भी होगी, हम UDL का इस्तेमाल करेंगे, असिस्टिव अडेप्टिव, लेकिन जो हमारी NEP 2020 की जो धरोहर है वो इंक्लूशन के ऊपर फोकस करती है। वो बेशक जेंडर इंक्लूशन हो या SEDG जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हो गए या मार्जिनलाइज ग्रुप हो गए या डिसेबिलिटी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं, उन सबको इकट्ठे लेके चलना। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, बट जो मेन प्रिंसिपल वो है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉप 10 क्वेश्चंस का ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट जो वीक है उसके अंदर हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 3, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ आर यू फाइंडिंग दिस सीरीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।